द्विवेदी और स्वागत। आज हमारी बात होगी कर्नाटक चुनाव पर केंद्रित। कर्नाटक चुनाव पर केंद्रित हमारी इस बातचीत में विषय ये नहीं है कि वहां किन मुद्दों को लेकर बात हो रही है, कौन जनता के संदर्भ में आने वाले समय को लेकर बेहतर रोड मैप प्रस्तुत कर रहा है, कौन जनता के विश्वास को जीतने के लिए अपने कार्यक्रम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है, किस पार्टी की नीति के माध्यम से जनता अपना मन बना रही है कि वो किस ओर जाएगी। हमारी बातचीत के केंद्र में वो बयान है, वो तल्खी है जो कर्नाटक चुनाव को प्रदूषित कर रही है। तमाम दिग्गज नेता इस चुनाव के अंतर्गत एक बार फिर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आजादी के 75 साल बाद हमारे नेता भावना और भाषा की दृष्टि से इतने दीनहीन क्यों हो गए, क्यों उन्हें नीतियों का विरोध करने के लिए सही शब्द नहीं मिल पाते हैं, क्यों वह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमूमन चौराहों पर एक दूसरे की इज्जत उतारने के लिए किए जाते हैं। एक सभ्य समाज की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक मंचों से करने के मामले में हमारे नेता पिछड़ क्यों रहे हैं? क्या ऐसी पीड़ा है, क्या ऐसी प्रताड़ना जहन में आ गई है जिसके चलते लग रहा है कि मैं कितना गिरकर और ना बोल लूं, मैं सामने वाले प्रतिद्वंदी के लिए कितने और अपशब्दों का प्रयोग ना कर लूं? इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश के सबसे बड़े और पुराने राजनीतिक दलों के बीच ये भाषा के स्तर पर जो प्रतिद्वंदिता है उसको किस रूप में देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस ज्वलंत विषय पर कुछ गंभीर विमर्श करने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि व्हेन यू नो यू कैन डू समथिंग एंड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, You do not have to develop others, devalue others। जब आप जानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं और आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तब आपको दूसरों के अवमूल्यन करने की यानी नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जॉन पैट्रिक हिक्की, मशहूर अमेरिकी लेखक, ने कितने पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब आप बेहतर कर सकते हैं तो दूसरे को नीचा नहीं दिखाइए। पर हमारे यहाँ तो होड़ मची हुई है, होड़ इस हद तक मची हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार के सांसद, तकरीबन 7 दशक का सार्वजनिक जीवन, उसके बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द प्रयोग कर देते हैं जहरीले सांप का, बाद में सफाई दे रहे हैं। मैं विचारधारा की बात कर रहा था, पर जो उन्होंने बोला वो दिख रहा है क्या बोला। पर उसके प्रत्युत्तर में देश का सबसे प्रभावी राजनीतिक दल जो अपने आप को संघ दीक्षित बताता है यानी संस्कारों में ढला हुआ बताता है, उसका विधायक सार्वजनिक मंच से सोनिया गांधी के संदर्भ में शब्द प्रयोग कर रहा है, विश्वकन्या। क्या इसी दिन के लिए देश आजाद हुआ? क्या ये हमारे राजनेता इसी प्रकार के शब्दों के माध्यम से देश को दिशा देने की बात कर रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग कांग्रेस के। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। और साथ ही तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र गुप्ता जी से करेंगे, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी से शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयान देखेंगे। एक बार देखिए। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सब लोग डरिए मत। बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता, ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? डरिए मत। बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता, ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई।
तो भूपेन्द्र जी, जो ये तीसरा बयान था ना, ये प्रियांक खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुयोग्य पुत्र। एक ने जहरीला सांप बताया था, बाद में सफाई दी थी, नहीं मैंने उनके संदर्भ में नहीं कहा था, विचारधारा को लेकर कहा था। और उनके बेटे हैं वो मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बता रहे हैं नालायक बेटा है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं भूपेन्द्र जी, इस भाषा के इस्तेमाल से, ऐसे शब्दों के प्रयोग से समाज को संदेश देने की कोशिश क्या है आप लोगों की? एक विषकन्या बता रहा है आपके यहाँ की जो सर्वोच्च नेता है उनके संदर्भ में, दूसरी तरफ ये होड़ मची है। कितना नीचे गिरना चाहते हैं आप लोग? जो लोग नीचे गिर चुके हैं उनकी तरफ ये सवाल जाना चाहिए जी। देश की एक भद्र महिला को अगर देश का सर्वोच्च व्यक्ति जर्सी गाय बोले तो क्या उसको इस पर कभी दुख हुआ है, कभी क्षोभ हुआ है? अगर वो किसी की भद्र व्यक्ति की पत्नी को कहे कि वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है तो क्या उसे कभी इस पर अफसोस हुआ है? उसने इस पर कभी कोई खेद व्यक्त किया है? ये परंपरा कहाँ से डाली जा रही? शिखर से नीचे पानी बह रहा है और इस पानी पर सवाल खड़ा होना चाहिए। ये जो सवाल है, क्या कहा था अमित शाह जी ने कि मोदी जी की हवा ऐसी है कि सारे विपक्षी पार्टियों के सांप, नेवले, कुत्ता, बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये भाषा किसकी है? ये भाषा, इसको सामान्य भाषा इस देश में बनाने का प्रयत्न किसने किया? इस पार्टी का जो है गाली गैंग 2-2, 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह लेकर जो है सोशल मीडिया पर मां बहन की गालियां बकता है। आज उनको तकलीफ हो रही है इस बात से। इस देश का कौन व्यक्ति है जिसने विदेश की भूमि पर जाकर कहा कि का भारत तो जो है सांप और सपेरों का देश है? आज सांप सपेरों की बात होने लग गई है देश में। रिकॉग्नाइज आपने किया, प्रचारित आपने किया, ये भाषा संस्कार आपने दिए देश को। आप कल्पना कीजिए 2014 के पहले क्या देश के किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें हुई हैं? क्या ऐसा मूर्ति भंजन हुआ है? ये हरदन हल्ली देवेगौड़ा जी जैसे जो जिन्हें एक कहते हैं कमजोर प्रधानमंत्री लोग बताते थे, उनके बारे में भी लोग आदर सम्मान से चर्चा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तक इन संस्कारों की रक्षा हुई है, लेकिन इन संस्कारों को अचानक क्या हुआ 2014 में? ये पतन कैसे होने लगा कि हमारी भाषा बदल गई, हमारे संस्कार बदल गए? और आज इसको रोने से क्या फायदा है? लाए तो आप ही हैं। क्या कभी कोई उम्मीद करता था कि देश का जो राष्ट्र प्रमुख है वो किसी भद्र महिला को जो है जर्सी गाय बोलेगा? क्या कभी कोई अपेक्षा करता था कि देश का राष्ट्र प्रमुख किसी की पत्नी? भूपेन्द्र जी, आप उन शब्दों को वापस ले आए तो मैं सवाल कर लेता हूं। आपने विस्तार से बात रखी, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं तो फिर तो भाजपा सफल हो गई। कांग्रेस तकरीबन 137-138 सालों का इतिहास है, जिस पार्टी के पास महात्मा गांधी से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले तक की एक विशाल परंपरा रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विद्वता जिसकी थाती रही, वो पार्टी 9 साल के भाजपा के शासनकाल में शब्दों की दृष्टि से इतनी दीनहीन हो गई। आप बता रहे हैं ये लेकर आए और आप उस होड़ में शामिल हो गए। आपको मलाल नहीं है इस बात का कि हम कहां गिर गए? सुनिए, ना उस होड़ में शामिल है हमारी पार्टी, ना इन संस्कारों में विश्वास करती। अगर हमारे अंदर वो भावना नहीं होती तो खड़गे साहब खेत प्रकाशन नहीं करते। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का परिवार, नेहरू जी, महात्मा गांधी को जितनी गालियां इस पार्टी ने दी हैं उन पर किताबें लिख जाएंगी, इतने पन्ने भर जाएंगे। क्या नहीं कहा है? किस किस तरह की गालियां नहीं दी इन्होंने? देश के संस्कार को नष्ट करने वाली, एक पूरी की पूरी पीढ़ी को गाली गलौज में छुपा देने वाली पार्टी जो है किस बात का क्षोभ कर रही है? तो भूपेन्द्र जी का कहना है कि भाई अगर हम इस संस्कार में ढल गए होते तो खड़गे जी ने खेद न जताया होता, क्षोभ न जताया होता, माफी ना मांगी होती। पर गुलरेज शेख जी जिस पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं वह तो धारा प्रवाह इसी दिशा में बढ़ रही है। क्या आप शब्दों का प्रयोग ना कर लें, इसके लिए डिक्शनरी को पलटा जा रहा है। तो गुलरेज जी आपसे ही जान लेते हैं क्या हासिल कर रहे हैं शब्द चयन के इस दारिद्र्य के साथ, आप थोड़ा बताएंगे?
देखिए हिमांशु जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रश्न है, कभी ऐसी भाषा, ऐसी बोली नहीं बोली जाती। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से जो बातें सुने हैं, देखिए एक चीज होती है, किसी विधायक ने कह माफ दिया, कीजिएगा डॉक्टर गुलरेज शेख, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय, इन दोनों शब्दों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? एक सामान्य नेता का थे भारतीय जनता पार्टी को, उनके द्वारा ये शब्द निकल गए, यही कहना चाहते हैं आप? वो जो कालखंड था ना, स्पेशली आप देखिए 2012 से लेकर 2014 का देश में जिस तरह से देश में लूट खसोट मच गई थी, देश का एक तरह से अपमान पूरी दुनिया में हो रहा था, तो ये सब बातें स्वाभाविक हर भारतीय की जुबान पे थी। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया उस समय खोल के देखते तो लोग जो थे ना वो आग बबूला हो रहे थे। आप ये भी देखिए कि दिल्ली में जब इन्होंने मेट्रो बंद की थी, जब लोग सड़कों पर थे, तो लोगों ने क्या बड़ा फ्लेक्स लगाया था टाइम्स ऑफ इंडिया का। उस समय का आप पेपर खोल के देखेंगे, मुझे अभी भी स्मरण है कि मेट्रो तुम्हारे बाप का है जो बंद कर दिया। तो ये स्थिति थी उस सरकार की। इतनी निष्कृत और निष्क्रिय और इतनी ज्यादा निष्कृत सरकार किसी ने देखी नहीं थी, इसलिए ये बातें होती थी। लेकिन हमारा कोई भी नेता कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन आज के समय कर्नाटक के चुनाव में आप देखिए, कर्नाटक चुनाव में ये बात नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 76,000 वहां टॉयलेट्स बनाए, ये बात नहीं कर सकते। 7,01,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से छत दी गई, जिस प्रकार से सड़कों का विस्तार किया गया, ये कोई बात नहीं करेंगे। ये केवल गाली गुप्तार इसलिए कर रहे हैं कि मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। और खड़गे साहब को तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहता हूं कि खड़गे जी ने कुछ नहीं कहा, जो उनसे कहलवाया गया, जो लिखी हुई स्क्रिप्ट दी गई वो कही गई है, वो उन्होंने कही है। सच बात तो ये है, खेद जी थोड़ा उलझन में है आप। मैं खड़गे जी के लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ कहना नहीं चाहता। एक व्यक्ति जो 80 साल का हो रखा है, एक व्यक्ति जिसके पास 9 बार के सांसद होने का अनुभव है, एक व्यक्ति जो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके संदर्भ में आप ये बता रहे हैं कि उसने कुछ नहीं कहा, उसे लिखा हुआ बुलवाया गया। पर लिखा हुआ बोलने के बाद उसमें यह साहस रहा कि उसने अपने बोले हुए के लिए खींच जता दिया, माफी मांग ली। एक बात पे कायम रह लीजिए। एक दूसरा जानना ही चाहता हूं कि खड़गे जी ने तो लिखा हुआ भी बोला तो भी माफी मांग ली, पर आपके विधायक ने 70 वर्षीय सोनिया गांधी को विष कन्या कह के संबोधित किया। शर्म नहीं आई आपकी पार्टी को? आपकी पार्टी ने खेत जताने की जरूरत नहीं समझी? आपकी पार्टी का विधायक है, क्या आपके द्वारा कोई कार्रवाई की गई? क्या महिलाओं के सम्मान के संदर्भ में पैरवी करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस शब्द चयन को लेकर अपने नेता को एक नोटिस भी दे सकी? ये सवाल जहन में आता है गुलरेज जी, आपके जहन में नहीं आता क्या? बतौर कार्यकर्ता उस विधायक ने प्रधानमंत्री जी को सांप कहा गया, तो हो सकता है वो दुबेलित होकर कुछ कहा, लेकिन ये पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है। यदि मेरे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहते, यदि मेरे राष्ट्रीय महासचिव ये बात कहते, या हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात कहते, या कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष प्रवक्ता कहते, तो फिर वो जो थी पार्टी की लाइन होती, वो पार्टी की लाइन नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने गुस्से में आकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अब देखिए इक्यानु बार गालियां दी गई है, मर्जा मोदी कर दिया गया है, मोदी तेरी कबर खुदेगी बोल दिया गया है, उनकी दरिद्रता पे हंसा गया है, उनकी माँ पे हंसा गया है, उनकी जाति को गाली दी गई है। तो ये बार बार देखिए एक बात स्पष्ट होती है आज हिमांशु जी, कि कांग्रेस जो अपने आप को मोहब्बत और प्यार की दुकान बताती है, प्यार की दुकान नहीं, गाली गुप्तार की दुकान है, ये नफरत की दुकान है। गुलरेज शेख जी का कहना यह है कि देखो भाई, नड्डा जी अगर बोले ना तो आपत्ति करो, अगर अमित शाह जी बोले ना तो आपत्ति करो, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बोलते तो आपत्ति करो, बाकी हमारे विधायक अगर बोलते हैं ना, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे साथ में डॉक्टर प्रदीप शर्मा है, उनसे ही जानने की कोशिश करता हूं कि प्रदीप जी, ये शब्द चयन के साथ में संबोधित किया जा रहा है, किसके पास जाके रोएं इसके लिए? दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की भाषा को आप देख रहे हैं, मनोभावों को देख रहे हैं, दोनों ये बता रहे हैं कि हाँ बोल तो हम रहे हैं, पर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, दूसरे ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि हम भी यह भाषा बोलने लगे। क्या कहते हैं प्रदीप जी? हिमांशु जी, एक सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट थी जिसमें जस्टिस लोकुर ने एक जजमेंट दिया था जी। उस टाइम पे एक एमएलए थे उस टाइम पे, मिस्टर शर्मा और एक मैडम गुप्ता थी, जिनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी जी। मैटर चलते चलते इसी तरह के
अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उस टाइम पे मैं आपको बताता हूं जी। लेकिन उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप सीएम या पीएम इनको इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं बोल सकते। उसका कारण बताया था साथ में उन्होंने जी। उसका कारण उन्होंने ये दिया था कि सीएम चीफ मिनिस्टर एक राज्य को लीड करता है, प्राइम मिनिस्टर देश को लीड करता है, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे होते हैं। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप किसी भी एक आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हेल्ड किए हुए है उसको आप गाली गलौज या अपशब्द उसके बारे में नहीं बोल सकते थे। अल्टीमेटली फिर एक उन्होंने माफीनामा मांगा था और फिर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हुई थी। जी। मेरा कहना यह है कि जब हम बात करते हैं संविधान की, संविधान के अंदर आर्टिकल 9 सब लोग जानते हैं आदमी कुछ भी बोल सकता है, अपने शब्दों को व्यक्त कर सकता है, अपनी उसके पास बोलने की आजादी है। जी। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार ये मैटर्स आ चुके हैं कि आपके पास संविधान ने आजादी तो दी है लेकिन क्या वो आजादी एब्सोल्यूट है? जी। आंसर इज नो। उसके ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि आप जो भी बोलेंगे उसको बहुत सोच समझ के बोलेंगे और उसको नाप तोल के बोलेंगे। आप जब एक किसी पर्टिकुलर, जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, मैं किसी XYZ आदमी की बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेल्ड किए हुए है और उसके बारे में आप शब्द बोलते हैं। मीडिया की एक एक बात आजकल हम लोग जानते हैं, सबकी मैसेजेस, ये अपना व्हाट्सएप मैसेज है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसके माध्यम से एक एक गलत बात कही हुई सारे विश्व में दंगल की आग की तरह फैलती है। जी। क्या किसी ऐसे पोजीशन के ऊपर किसी भी आदमी के, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से कोई किसी इंडिविजुअल आदमी का नहीं होता, वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो देश की एक सबसे ज्यादा संवैधानिक पोजीशन। मैं एक बार रोकना चाहूंगा, आप बार बार प्रधानमंत्री को लेकर बहुत आग्रही हो रहे हैं और सांसद के संदर्भ में बोल दिया गया। सांसद भी एक 10 लाख 20 लाख का प्रतिनिधि होता है, उसके सम्मान के लिए कोई चिंता नहीं की जाएगी। और मैं तो इससे परे जानना ये चाहता हूं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग इस भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इस पर तो कोई टिप्पणी होगी आपकी? अभी आ रहा हूं, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं। मैंने इसीलिए जब शुरू किया तो उसमें लिखा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली जो बोला था वो प्राइम मिनिस्टर और सीएम के लिए बोला था। उसने बोला था कि कोई भी आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेल्ड किए हुए है। जी। मैंने अभी किसी इंडिविजुअल आदमी के बारे में बात नहीं करी, मैंने बात करी उस पद की। जी। तो सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जस्टिस लोकुर की आप अगर इस पे गूगल सर्च पे भी जाएंगे तो शायद आपको मिल जाएगी। मतलब कहने वाला प्रदीप जी का यह है कि भाई अदालत भी इस बात को संज्ञान में लेकर दिशा निर्देश दे रखी है, पर इसके बावजूद भी इसका पालन नहीं हो रहा। पर मेरी चिंताएं कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की नहीं बल्कि राजनीतिक अधोपतन को लेकर है। और मैं रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना यह चाहता हूं कि दोनों दलों के ही, मैं मूलतः दोनों दलों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल, एक सबसे पुराना राजनीतिक दल, भाषा के स्तर पर जिस निचले स्तर को स्पर्श कर रहा है, दोनों ही पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व तो उसके लिए कोई बहुत परेशान नहीं है। क्या आप ये देख के परेशान हैं या नहीं है, ये सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से जो आपने कहा है, मैं वाकई इस बात को लेकर के परेशान हूं कि हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं की भाषा क्या हो गई है। भारत को अगर हम ये इस बात पर गर्व करते हैं, हमारा सीना चौड़ा होता है, सिर उन्नत होता है कि भारत विश्व गुरु रहा है। गुरु कब होता है? जो ज्ञान में सर्वोपरि होता है। ज्ञान में सर्वोपरि अगर होगा तो उसका सबसे पहले तो शब्दों का चयन और वाक्य विन्यास वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरा उससे प्रभावित हो। मैं इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं को मैं
प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं आपके माध्यम से ही कि क्या ये जो भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है, आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ अगर कहा गया है, संवैधानिक पद तो छोड़ ही दीजिए, शिष्टाचार ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो अपरिचित भी हो तो उसके साथ वो किस तरीके से बातचीत करे। ये बातचीत का संदर्भ अगर आप देखेंगे ऋग्वेद के 90 मंडल में ये ऋचाएं हैं कि एक मनुष्य, जब कहा गया है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, तो मनुष्य किस प्रकार के मनुष्य बनो, तो किस प्रकार के मनुष्य बनने में सबसे पहले तो भाषा शैली ही होना चाहिए, और उसमें जहरीला सांप हो या विष कन्या हो, ये इस तरह के शब्द, विशेषकर एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति से अलग हट करके कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ नारी सम्मान को सर्वोपरि कहा गया है। प्रश्न ये नहीं है कि वो नारी कौन है, कहां से आई है, किससे संबंधित है, वो दैत्य वर्ग की है कि देव वर्ग की है, ये भी नहीं है। तो नारी सम्मान के लिए भी है, उस श्रेष्ठतम व्यक्ति के लिए भी है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो श्रेष्ठ जन है, जो राजन्य है, उनको अपने आचरण और भाषा पर ध्यान रखना है, क्योंकि सामान्य जन उसका अनुसरण करता है। अगर शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो सामान्य जन कहां होकर के चले जाएंगे। मोटे तौर पर यदि अगर कोई छोटा व्यक्ति भी, मान लीजिए कोई विधायक भी अगर इस तरीके से कर रहा है, एक व्यक्ति कोई गाली देता रहे, बहुत बड़ा प्रसंग आता है महाभारत में, 100 बार 99 बार गालियां दी हैं यशपाल ने, कोई उत्तर किसी ने नहीं दिया, उसको कोई उत्तर नहीं दिया। ये ठीक है कि जब सामर्थ्य खत्म हो गई तो सुदर्शन निकला उनकी उंगली से, तो ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी जो सुदर्शन, वोट का सुदर्शन है, आप कहीं ना कहीं उन गालियों को जनता के सामने करके उसके खिलाफ वोट का प्रबंध करिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर गाली दे रहा है तो पलट करके आप गाली देने लगे। मैं समझता हूं जो हो गया है वो हो गया, घट चुका है। ये संवाद आया है द्रौपदी और कृष्ण के बीच में महाभारत में, जो घट गया है उसको अब कोई नहीं बदल सकता, जो डायलॉग आ चुके हैं उसको कोई नहीं बदल सकता। मैं राजनीतिक दलों से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, इसी क्षण से, आज की तारीख के बाद से कहीं ना कहीं अपने शब्द की सामर्थ्य को सुधारें, उनमें सम्मान लाएं। दूसरे का सम्मान आप करेंगे तो मान करके चलिए आपका सम्मान भी बढ़ेगा, जो शीर्ष पदों पर हैं उनका सम्मान भी होगा, उनका सम्मान भी बढ़ेगा। रमेश जी ने आहत मन के साथ में एक आग्रह किया है, भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ में है, क्या आपको नहीं लगता है भूपेंद्र जी ये शुरुआत होनी चाहिए? और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के नाते अगर ये शुरुआत आपकी पार्टी से होती है तो एक संदेश जाएगा, मुद्दों पर बात की जाए, ना कि गाली गलौज की भाषा में बात की जाए। क्या ये शुरुआत नहीं होनी चाहिए भूपेंद्र जी? निश्चित रूप से होनी चाहिए और उन लोगों को शिक्षा लेनी। इसमें 70-75 साल की आजादी से राजनीति चल रही है। इन 70 सालों में तो कभी गाली गलौज की भाषा नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी तक कभी कोई गाली गलौज की भाषा नहीं चली जी। तो वो देश कौन सा था जो अचानक जो है इन 8-10 सालों में बदल गया है? इसकी चर्चा हमें जरूर करनी पड़ेगी। अभी ये विधि विशेषज्ञ हमारे जो बता रहे थे, मैं उनसे उसकी चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री पद को लेकर हमारी जब जो संवेदनशील है न्यायपालिका में, तब क्या हमें इस बात का सवाल नहीं करना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए और एक प्रधानमंत्री को जब कोई मनमोहन कहता था और उसको जो है गरीब की लुगाई कहता था, तो ये समाज जो है जुडिशियरी और न्यायपालिका के संज्ञान में क्यों नहीं आया? इसी देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, उन्हें मनमोहन सिंह कहा गया है, उन्हें गरीब की लुगाई कहा गया है। ये जो है ये कौन लोग थे? इसका सवाल हमें करना पड़ेगा जी। ये देश की आवश्यकता है और जब हम इस पर सारा समग्र रूप से विचार करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति केवल जो है सहानुभूति बटोरने के लिए इन गालियों का उपयोग करता है, उन्हें और बड़ा करके फैलाता है। आखिर जो अभी हमारे गुलरेज साहब बात कर रहे थे कि उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने कहा हो तो बताइए। ये तो अमित शाह जी ने कहा है कि जो कांग्रेस सारे विपक्ष के जो है सांप, नेवले, कुत्ते, बिल्ली, ये सारे के सारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं मोदी जी को देखकर। ये तो अमित शाह ने बोला है, देश के गृह मंत्री हैं। ये भाषा का विस्तार कहाँ से हो रहा है? इसकी जो है गंगोत्री पर हमें विचार नहीं करना चाहिए क्या? तो भूपेंद्र जी का कहना है हम तो विचार करेंगे, पर ये पहल कहां से हो रही है इस पर भी तो विचार होना चाहिए, और वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। गुरुजी जी, आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास रुख करता हूं। आप इस
भाषा के गिरते स्तर को इतना प्रोत्साहित क्यों करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? देखो, किसी व्यक्ति को अगर गाली दी भी जाती है ना, तो वो व्यक्ति कोशिश करता है कि इसकी चर्चा ना हो। आपके यहाँ उल्टा है, अगर किसी के मुंह से अपशब्द निकल गया तो अगर वो 4 लोगों के बीच में निकला है ना, तो आप लोगों की कोशिश होती है कि उसे 4 लाख लोगों तक हम पहुंचा दें। देखो, मुझे गाली दी गई, मुझे गाली दी गई। क्या आपको लगता है कि ये गाली आपको वोट दिला देती है? तो थोड़ा इसमें बताएं, इतना आकर्षण क्यों है आपको गाली खाने के लिए? इस बात के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि यदि बात पब्लिक डिस्कोर्स में की गई है तो उसका जवाब भी पब्लिक डिस्कोर्स में ही दिया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में चीजें जो हैं जनता के बीच में रखी जाती हैं। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये बात जनता के बीच में नहीं कहते, प्राइवेटली किसी को कहते, तो हमारा भी संवाद उनसे प्राइवेटली होता। लेकिन चूंकि उन्होंने जनता के बीच में जाके उस स्टेज को यूज किया, तो हमारा भी आवश्यक था कि हम भी जनता से संवाद करें। यही डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। दूसरी बात, अब थोड़ा पॉलिटिकली और बात करें आप। पॉलिटिकली यदि आप ये देखिए कि इन्होंने रावण कहा, इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रावण कहा मोदी जी को गुजरात में जाकर। परिणाम क्या आया? जनता ने बदला लिया, कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक लो पे कर दिया। इन्होंने मौत का सौदागर कहा था तो जनता ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इन्होंने चाय वाला कहा था तो थोक बन वोट दिए। इन्होंने उनको उनकी जाति पे कमेंट की, उनको नीच आदमी कहा तो जनता ने सपोर्ट किया। लेकिन इनके लिए क्यों नहीं खड़ी होती जनता? मतलब ये लोग, ये आपके लिए टोटका है, आपको इंतजार रहता है कोई ऐसा अपशब्द आपके नेता के लिए बोल दिया जाए तो चुनाव में आपकी जीत तो सुनिश्चित हो जाती है। गुलरेश जी, आप लालायित रहते हैं इस बात के लिए, अरे इतना समय बीत गया, अभी तक हमारे नेता के लिए कुछ ऐसा कहा नहीं। इच्छा रहती है, क्योंकि आप उदाहरण से बता, देखो ऐसा बोलते हैं ना तो हमें ऐसा लाभ मिलता है, ऐसा बोलते हैं तो हमें ऐसा लाभ मिलता है। तो क्या मान रहे हैं आप? खबरें आ रही है कर्नाटक में हालत आपकी काफी खराब है, आपको उम्मीद जाग गई है, अब इन्होंने बोल दिया है, अब हमारे आंकड़े बेहतर होने वाले हैं। ऐसा ही है गुलरेश जी? तो शुरू दिन से कह रहे हैं बड़ी आसानी से हम मेजोरिटी मार्क गेन कर रहे हैं, लेकिन मैं पब्लिक डिस्कोर्स पे जो चीज है पब्लिक प्लेटफॉर्म ट्विटर पे है उसके बारे में कहूंगा। CNN के बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल, फरीद जकरिया ने जो बातें की है कि वो इंडिया से अभी आए और जिस प्रकार की प्रगति देखी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे डिजिटलाइजेशन पे, जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक अलग ही राष्ट्र मुझे दिखा है जो पहले नहीं था। तो ये हमने करके दिखाया, इसलिए वोट मिलते हैं, ना कि किसी और बात पे मिलते हैं। फरीद जकरिया ने जो कहा वो आपको दिखाई देगा और आपने बता दिया है। ऐसे कई और लोग भी ऑब्जर्वेशन देके विपरीत टिप्पणी कर देते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं भाती है। ऐसा भी बड़ा देखने को मिलता है गुलरेश जी। फिर कभी बात करेंगे इस पे, समय सीमित है मेरे पास में। मैं एक बार फिर प्रदीप शर्मा जी के पास आना चाहता हूं और प्रदीप जी आपसे जानना चाहता हूं, ये कोर्ट की आप टिप्पणी, कोर्ट के प्रावधान बता रहे हैं, आपको नहीं लगता है बड़ा लिजलिजापन है? लोग डरते वरते तो है नहीं, कोर्ट ने कह दिया, इसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से बोल रहे हैं और जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं। खड़गे जी सीनियर ने भले ही माफी मांग ली, जूनियर तो डरे नहीं, उन्होंने तो आज नालायक बोल दिया हमारे प्रधानमंत्री जी को। क्या कहें इस पे? हिमांशु जी, एक बात देखिए, अब भी कोई आपदा किसी के ऊपर भी आती है तो सीधा कोर्ट का ही रुख करता है। अल्टीमेटली कोर्ट के इंटरवेंशन से ही काम ठीक होता है जी। आप ये समझ लीजिए, जो ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया एक जजमेंट का जी, इसमें कोर्ट की इसके आगे भी टिप्पणी थी। इनफैक्ट वो बीच में से पूरी लाइन पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए बीच में से वो डिसकंटिन्यू हो गया जी। कोर्ट ने ये भी कहा था इसमें स्टर्न मैसेज, उसने कहा है कि इट शुड बी टेकन एज ए स्टर्न मैसेज। कोर्ट की ये वर्डिंग्स है जस्टिस लोकुर की, उन्होंने कहा था यू शैल नॉट इंसल्ट टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम योर पॉलिटिकल पार्टी। कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी, वो कोई भी हो, इंडिविजुअली XYZ की बात नहीं की थी उन्होंने। जब ये कंटेम्प्ट उनके पास आई थी, वो एक्चुअली उस टाइम पे वो कंटेम्प्ट पिटीशन अरविंद केजरीवाल ने फाइल की थी। उनके तो जो भी कोई पॉलिटिकल जो वो जिनके खिलाफ कारी थी, उनके खिलाफ बड़ा स्टर्न एक्शन था कि आप किसी भी पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है जो टॉप पोजीशन पे है उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। प्रदीप शर्मा जी बता रहे हैं कि उन्हें दल की राजनीति से दूर रखिए, उस पद के प्रति सम्मान का भाव रखिए, ये कोर्ट की भी मंशा रही है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए जाना चाहता हूं रमेश शर्मा जी के बाद, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी का हस्तक्षेप सुनना चाहूंगा। जी भूपेन्द्र जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जो वकील साहब हैं जी, कि इस देश का जो कानून मंत्री है वो कह रहा है कि इस देश के जो है भूतपूर्व जज देशद्रोही हैं। क्या ये कोर्ट की परव्यू में नहीं आती है चीज?
ये पहली बार हो रहा है कि संविधान की सत्ता पर बैठा हुआ आदमी जो है कोर्ट की अदालत को गालियां बक रहा है सार्वजनिक रूप से। ये देश के भूपेंद्र जी ने एक अलग दृष्टिकोण दिया है कि जिस कोड का हवाला देकर हम बात कर रहे हैं, इस देश के सम्माननीय कानून मंत्री उस कोड का ही हिस्सा रहे तमाम सम्मानित न्यायाधीशों के संदर्भ में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या वह कोर्ट संज्ञान में नहीं लेता? सवाल है भूपेंद्र जी के द्वारा उठाया हुआ, शायद संबंधित लोग इस पर विचार करें। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए रमेश जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि राजनेता इसकी परवाह करेंगे या जनता के स्तर पर इसका जवाब ही समाधान देगा? गुलरेज शेख जी तो इस बात पर उत्साहित हैं। आप देखिए वो अपने उदाहरणों में बता रहे हैं, देखो यहाँ पर हमको ऐसी गाली दी तो नतीजा कैसा आया, यहाँ पर गाली दी तो नतीजा ऐसा आया। ऐसा लग रहा है कि इंतजार कर रहे हैं, अभी तक गाली नहीं आई तो अपने पक्ष में नतीजा कैसा आएगा। तो जनता को क्या करना चाहिए? ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। आदमी गाली खाने के लिए लालायित हो जाए क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसका काम बन जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दल इस पर विचार बिल्कुल नहीं करेंगे। एक मानवीय स्वभाव होता है, वो एक यात्रा पकड़ लेता है। जिस तरीके से जल अपना मार्ग बना लेता है और वो भले ही कीचड़ में चला जाए लेकिन वो मार्ग नहीं बदलता, उसी प्रकार मानवीय स्वभाव भी है। किसी एक दिशा में अगर चला जाएगा तो वो बिल्कुल बैक नहीं होता। बहुत महापुरुष होते हैं जो कई बार बैक होते हैं, लेकिन आज की जो राजनीति है मुझे लगता नहीं है कि वो बैक होंगे, बल्कि हमें हिमांशु जी इंतजार करना चाहिए। इससे ज्यादा तीखे, तेज, पैने, धारदार शब्द अभी राजनीति में आएंगे चुनाव में, 2023 के चुनाव में भी, 2024 के चुनाव में भी। उनमें से हमको तैयार रहना चाहिए। एक बार जरूर जोड़ना चाहता हूं प्रदीप जी के लिए, संवैधानिक पद में चुनाव होने तक वो विधायक हो, वो सांसद हो, वो मंत्री हो, वो होता है किसी पार्टी का, लेकिन एक बार अगर विधायक चुन गया तो वो पूरे क्षेत्र का होता है, वो संवैधानिक पद होता है। उसी प्रकार सांसद के पास भी संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पास भी संवैधानिक पद है। तो जनप्रतिनिधि एक बार चुन लिया गया, मैं समझता हूं वो सारे के सारे संवैधानिक पद होते हैं और इसलिए पुनर्विचार करना ही चाहिए सारे राजनीतिक दलों को। और संभवतः आपकी आज की जो चर्चा से राजनीतिक दलों को थोड़ा बहुत संदेश पहुंचे और अगर पूरी तरीके से वापस नहीं आ सकें, अगर रुक जाएं वहीं पर, आगे ना बढ़े गिरावट की तरफ, यही मैं समझता हूं हमारी बातचीत सार्थक हो गई। रमेश शर्मा जी ने जो अपेक्षा जाहिर की है, उस अपेक्षा को फलीभूत अगर कोई कर सकता है तो दरअसल जनता ही कर सकती है। अगर जनता इस प्रकार के संवादों के प्रति अपनी नाराजगी, अपनी खिन्नता, अपना आक्रोश सही तरीके से व्यक्त करे तो ये राजनेता सचेत होंगे और शायद ऐसे शब्दों के प्रयोग से संकोच करेंगे। तय बात है कि भारतीय राजनीति में संवाद के अंदर कटाक्ष की एक शैली रही है। वो राजनेताओं के शब्द सामर्थ्य को बताती थी, उनके भावनाओं को भी बताती थी। कटाक्ष के माध्यम से बात कहना शिष्टता का चरम होता है, लेकिन गाली गलौज की शब्दावली में आलोचना करना असभ्यता की पराकाष्ठा है। क्या ये भारत देश जिसके विश्व गुरु बनने की फिर से बात कही जा रही है, असभ्यता के संवाद के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया में बताएगा? ये हमारे राजनेताओं और इस देश की जनता दोनों के लिए विचार का विषय होना चाहिए। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि जिसको दुनिया जुबान कहती है, कि जिसको दुनिया जुबान कहती है उसको जज्बात का कफन कहिए। अख्तर अंसारी ने जो ये बात कही थी, अख्तर अंसारी को विचार करना चाहिए। क्या वाकई उन्होंने बात सही कही थी? क्योंकि अब जो जबान है वो कफन का नहीं बल्कि कटार का काम कर रही है और हमारे संस्कारों को भेद रही है, काट रही है। बहरहाल अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन एक ब्रेक के रूप में। कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। आज चर्चा का एक हिस्सा ही हमने आपके लिए साझा किया है और दूसरे हिस्से में सार्थक संवाद है, और सार्थक संवाद है नंद कुमार साय के साथ। वो नंद कुमार साय जो 4 दशक तक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा रहे, पर अब भविष्य में कांग्रेस का चेहरा बनकर सियासी पारी आज से शुरू कर रहे हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन मुझे दीजिए याद इस कार्यक्रम के लिए। चल पड़ा।